फर्स्ट बुक में ये 3 चैप्टर बहुत ही आसान हो गए, बहुत सिंपल हो गए। मेन इसके अंदर से एग्जाम के लिए कुछ करके जाने वाले हो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन करो, और इसी में प्रूव वाले क्वेश्चंस होंगे, वो प्रूव वाले क्वेश्चंस करना। ठीक है ना? ये दो आपको यहां से करने हैं। मैट्रिसेस में अब जो बचता है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। एक मैट्रिक्स को शो करना, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और इसी में कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस थे, जहां पर मैट्रिसेस को कुछ प्रूव करना था, वो वाले क्वेश्चंस। तो इतना ही काम आपको मैट्रिसेस में अच्छे से करना है। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम पे खास ध्यान देना, यहाँ लिख ही देता हूँ अलग से। वर्ड प्रॉब्लम पे खास ध्यान देना, यहां से 100% है क्वेश्चन आएगा फिर तो। ठीक, चल, इसमें यहां से पक्का आएगा, यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। तो अगर मैंने आपको बता दूं, 4 टाइप्स में डिवाइडेड था हमारा एक्स वाई जेड ढूंढने वाला, प्रॉपर्टी से बिल्कुल पहले है ये। याद है किसी को? डिटर्मिनेंट के अंदर एक्स वाई जेड निकालने वाले क्वेश्चंस थे हमारे। इक्वेशन सॉल्व करने वाले, 3 इक्वेशन गिवन होती थी, मैट्रिसेस में चेंज करते थे। याद आ रहा है? इनवर्स निकाल करके फिर उसके अंदर कुछ ऐसा करते थे, एक्स इनवर्स। यस सर। तो उस वाले क्वेश्चंस को अपने अच्छे से करना है। ठीक है ना? ये हो गया डिटर्मिनेंट वाला पार्ट। अब डिफरेंशिएशन कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ कवर करोगे जो कराया। सिर्फ इनवर्स वाला जो टाइप मैंने नहीं कराया था, वो अभी छोड़ देना, क्योंकि वो भी क्लियर ही नहीं है कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए छोड़वा दिया है अभी इनवर्स वाला। तो इनवर्स का टॉपिक एक लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 9 करके, आप शायद 8 करके ऐसी लास्ट में है, वो छोड़ करके बाकी सब आपने करना है। उसके बाद एओडी, सबसे पहले उठा लेना मैक्सिमम मिनिमा। अगर आप रिवीजन करने जा रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा। 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही होता है। टाइम हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, टाइम नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ो, 2 बातें जरूर लिखो, गिवन और क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। फिर इसमें से वैल्यू निकाल करके यहां प्लेस करो, और आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से वेरीफाई कर लो। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो खुद पे थोड़ा भरोसा रखो कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आप कर पाओगे। ठीक है ना? पहली प्रायोरिटी पे मैक्सिमम मिनिमम है। उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना। कौन से क्वेश्चंस? खासकर वो क्वेश्चन जिनके अंदर इंटरवल फॉर्म करने थे। इंटरवल फॉर्म करके बताओ कि कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, वो वाले क्वेश्चन, स्पेशली टाइप नंबर 2 के बोल्ड वाले। और टाइप नंबर 3 के 3 ही क्वेश्चंस हैं जो हाईलाइटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो सिर्फ बोल्ड वाले। ठीक है? तो 6 क्वेश्चंस है, मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन में आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बाद अब बारी आती है, एक टॉपिक और रह गया था हमारा, कौन सा बाकी रह गया? क्या रह गया? टेंजेंट नॉर्मल। अभी के लिए टेंजेंट नॉर्मल में जितना मैंने करवाया था, मतलब टेंजेंट के टॉपिक से और नॉर्मल के टॉपिक से, लास्ट वाला याद है हमने छोड़ दिया था। लास्ट वाला ना एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ये सारे के सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, या सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम में पूछा नहीं गया अभी तक। तो आप भी जितना मैंने करवा दिया था टेंजेंट नॉर्मल, उतना ही कवर करना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसी में से आएगा, वो छोड़ के मत जाना। जितना बोल्ड वाला पार्ट है वो तो अच्छे से करना, लास्ट के याद करो। हमने वो जहां पर पॉइंट गिवन नहीं था तो हमने खुद a कॉमा b माना था, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई वाला एक क्वेश्चन था, थीटा की जगह थीटा ही पुट करना था। इन क्वेश्चंस को हल्के मत लेना, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको करके जाने हैं। चाहे आपको देखने में जितना मर्जी लंबा लगता हो, डिफिकल्ट लगता हो, बट एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। ठीक है ना? हाँ जी, डन बच्चे, यहां तक क्लियर है? चैप्टर नंबर 1 जितना मैंने करवा दिया, 3 वीडियोस हैं, चैप्टर नंबर 1 जितना करवा दिया उसके अंदर, उसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे चैप्टर का, काफी हद तक समझ में आ जाएगा। लिखने का तरीका भी मैंने समझा दिया था, रिलेशंस का, फंक्शंस के बारे में भी मैंने वन वन समझा दिया। एक ऑन टू बाकी है, वो कल वाली क्लास में, फ्राइडे वाली क्लास में एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कल करा दूंगा। ठीक है? ये आपका पूरा बुक नंबर 1 हो गया इन पेपर्स के लिए। अब बचा सेकंड वाला पार्ट। सुनो, इंटीग्रेशन के साथ ना मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, इंटीग्रेशन बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसको तसल्ली से ही करना पड़ेगा, वरना ये चैप्टर कब निकल जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इंटीग्रेशन बहुत तसल्ली से कराना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, ये एओआई वाला चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको इंटीग्रेशन आ गया, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा कि भाई ये लाइन है, ये ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके दे दो।
या एक सर्कल है, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके इनटू 4 कर दो तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। ये काम बहुत आसान हो जाएगा, आप बिना इंटीग्रेशन के भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम में एओआई अभी अक्टूबर में आने वाला है? ठीक है, सर मेरा आएगा। ठीक ठीक, चल। सर मेरा तो कल ही आएगा। देखो कल के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ जी, ठीक है। देखो बच्चे ऐसा कर सकते हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सजेशन है, आप सजेस्ट करो। ऐसा हो सकता है कि हम एक क्लास में सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें, पर वो क्लास सबको अटेंड करनी पड़ेगी। सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें और क्वेश्चंस को सॉल्व मैं करके वीडियोस बना करके आपको दे दूं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, बस मतलब 2-4 क्वेश्चन तो वहां पर भी करेंगे, क्लास के अंदर भी करेंगे, बट उसके बाद वाले क्वेश्चन आप वीडियो से देखोगे, क्योंकि एओआई में अब कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ 8.1 है, जिसके अंदर 7-8 क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक से हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, यस सर। ठीक, बट ये फाइनल के लिए सर होगा। मैंने अभी अभी चेक किया, हाँ मेरा जी, नहीं आ रहा एओआई। अच्छा कोई कट बात, गया, मतलब कुछ आ गया अभी। कोई बात नहीं। मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि एओआई फिर फाइनली हो जाएगा, ये माना जाएगा कि फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको दिक्कत रहेगी तो जैसे डाउट सेशन चलते हैं वैसे हम डाउट्स का रख लेंगे, ठीक है। बट एओआई इस तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें आधा डिफरेंशिएशन है, आधा इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपका डिफरेंशियल भी कवर होता जाएगा। बस मुझे इतना बताना है कि टाइप वाइज आप डिफरेंशियल को सॉल्व कैसे करोगे। बेसिकली वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की समरी है, यही सारी ट्रिक्स आपको यहां लगानी है, ठीक है ना। अब जो चैप्टर हम शुरू करने वाले इंटीग्रेशन, जरा ध्यान से सुन लेना पहले मेरी बात। इंटीग्रेशन, इसमें से कुछ हद तक चीजें आपको पहले से पता है, थोड़ी हैरानी होगी आपको सुन करके, बट कुछ हद तक चीजें आपको पहले से पता है, कुछ चीजों के इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है। आपको बस एक बात आज ध्यान रखनी है कि जो आपने पढ़ा हुआ है ना इंटीग्रेशन, जो भी पढ़ा हुआ है आपने इंटीग्रेशन, उससे अगर जरा सा भी, हाँ जी, हल्का सा भी स्लाइटेस्ट चेंज होता है, जैसे मान लो हमने पढ़ा हुआ है साइन एक्स के बारे में, क्वेश्चन आता है साइन 2x के बारे में, क्वेश्चन आता है साइन एक्स स्क्वायर के बारे में, जरा सा भी चेंज आएगा तो आप इंटीग्रेशन नहीं करोगे उसके बेसिस पर जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ज्यादा पहेलियां नहीं, सीधा मैं मुद्दे पर आता हूं, सुनो मेरी बात। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लंबा चैप्टर भी है, इसके दो पार्ट्स है, एक है इनडेफिनेट वाला पार्ट, एक है डेफिनेट वाला पार्ट। इनडेफिनेट को मैंने दो पार्ट्स में, अगर बुक आपने खोल के देखी है तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। एक आपका इनडेफिनेट का एक पार्ट आपका पूरा मैंने एल्जेब्रिक बेस्ड रखा है, सारे एल्जेब्रिक वाले पार्ट को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, इसी के अंदर कुछ लॉग एक्सपोनेंशियल भी कवर कर लिया मैंने, और ट्रिगो वाला जो पार्ट है इसे अलग कर दिया है। इससे ना बहुत फायदा होगा, जब आप चीजों को रिवाइज करोगे तो उससे बहुत फायदा होगा। आप सबने एनसीईआरटी से, स्कूल से ये इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, हाँ जी सबने पढ़ा हुआ है। ईमानदारी से इतना बताना, कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर पाते हो, सोच पाते हो कि कैसे होगा। पार्शियल बाय पार्ट से नहीं पूछ रहा, पार्शियल बाय पार्ट तो देख के समझ में आ जाता है। मैं नए क्वेश्चन की बात करूं, कुछ नया आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप देख करके पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्या करना था। जिन बच्चों ने स्कूल में पढ़ा उनकी बात कर रहा हूं, नहीं पॉसिबल ना। इसीलिए ये डिवीजन करना जरूरी था कि एल्जेब्रिक अलग समझे, ट्रिगो अलग समझे। और एल्जेब्रिक की बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो सब जगह पर काम आएंगी, ट्रिगो के अंदर भी काम आएंगी, और इवन ये जो डेफिनेट वाला पार्ट है इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के भी काम आएंगे, ठीक है। हाँ जी, अकेले यही 3-4 क्लासेस का है, डेफिनेट वाला पार्ट ही 3 से 4 क्लासेस का है। एल्जेब्रिक में टोटल 14 टाइप्स है, 14 टाइप्स है, जिसे मैंने 3 अलग कर दिए हैं, 3 टाइप्स मैंने अलग कर दिए, बाकी बची फिर भी हमारे पास 11 टाइप्स, ठीक है। ट्रिगो के अंदर भी ऐसे लगभग 11 या 12 टाइप्स हैं। तो टाइम तो लगेगा करने में, बट साथ साथ में ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अभी ये सारे बच्चे दिख रहे हैं ना, ये सारे बच्चे आकर के क्लास ले रहे हैं, आप कोशिश करो कि आप लाइव क्लासेस में आओ। जितना ज्यादा हम इसे डिस्कस कर पाएंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो में देखना चाहोगे और स्किप करते रहोगे कि आज नहीं कल कर लेंगे,
तो बहुत मुश्किल होगी आपको। इसलिए बेटर होगा साथ साथ आओ, डिस्कशन करो, और जहां दिक्कत लगती है वो पूछते रहो। चलो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें आपको पहले से पता है, तो कौन सी चीजें पहले से पता है इस पर आते हैं। देखो, हाँ बच्चे जरा समझना इस बात को। शिवम, मुझे लगता है अभी बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? अभी चैप्टर शुरू हो चुका है, ये सब बातें बाद में। बच्चे देखो, इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन का मतलब आप समझ रहे हो ना कि दो वेरिएबल आपके पास है, एक y है एक x है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है। इसे कहा जाएगा जनरल इक्वेशन। जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हो किसी भी वेरिएबल से, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था इम्प्लिसिट में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि x के साथ करे या y के साथ करे, रिजल्ट अल्टीमेटली सेम आना होता है। तो जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, चेंज करना शुरू करता हूं y को x के हिसाब से, तो रिजल्ट आपको नजर आता है 2x + 5 + 0। कोई बताएगा? ये भी तो इक्वेशन ही है ना, इक्वल टू आने का मतलब इक्वेशन है। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? चलो, अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, इसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल ठीक। यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशिएशन की टर्म्स होंगी ना, उन्हें कहा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। बात यहां तक समझ आ रही है सबको? यस सर। तो जनरल इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू तक लेकर के आया। अब इसी डिफरेंशिएशन को जब उल्टा किया जाएगा, यानी हम इसका एंटी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका ऑपोजिट करेंगे, तो वही एंटी डिफरेंशिएशन इक्वल टू इंटीग्रेशन कहा जाएगा। यानी सिर्फ डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। जैसे डिफरेंशिएशन के अपने सिंबल थे, डी यूज किया या डेल्टा यूज करते हो या ट्राइंगल यूज करते हो, डिफरेंशिएशन को शो करने के लिए आपके पास अलग अलग सिंबल्स है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन को शो करने के लिए अलग सिंबल्स हैं। बट उन सिंबल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एंटी डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, यानी जब आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, मान लो मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि हम ये यहां तक पहुंचे, dy/dx हमने निकाला, dy/dx इक्वल टू दिस। जब हम एंटी डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, उससे पहले आपको डिस्टिंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा y और x के बीच में। y का फंक्शन dy के साथ छोड़ा जाएगा और x का फंक्शन dx के साथ लेकर के जाया जाएगा। ये मैं dx को x वाले फंक्शन के साथ ले गया और dy वाले फंक्शन को मैंने यहीं पर छोड़ दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ जी, ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जैसा वेरिएबल है ना, उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये टर्म्स होना बहुत जरूरी है। यानी अगर यहाँ t होता तो यहां पर भी t होना कंपल्शन था, वरना आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। हाँ जी, डन यहां तक? जी सर। तो जब ये डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाए कि y अलग हो गया x अलग हो गया, जब ये डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाए तो आपने अब इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स को। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग का मतलब है उल्टा जाना है। तो उल्टा जाने पर मेरे पास ये रिजल्ट आना चाहिए ना, ये वाला, ये रिजल्ट आना चाहिए ना। कोशिश करेंगे, देखते हैं हाँ जी सर। कि ये रिजल्ट आ पाता है या नहीं आ पाता। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ बच्चे, यहां तक क्लियर है? ये इंटीग्रेशन का सॉरी, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए डी डेल्टा अब ये सब यूज करते हो, बिल्कुल वैसे इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। मतलब ये है कि आपने उल्टा करना है डिफरेंशिएशन का। हाँ जी, बढ़ सकते हैं आगे। जी सर। यहां पर 1 माना जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और 1 को एल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज किया जाएगा y⁴ में। जैसा आपके पास रिजल्ट आ रहा होगा, मतलब जिस रिस्पेक्ट में आपने यहां पर लिखा होगा कि आपको चेंज करना है, इंटीग्रेट करना है, वैसा ही वेरिएबल आपको यहां पर लेना पड़ेगा। ये बात सबको समझ आ रही है?
हाँ बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इवन यहां पर भी 5 के साथ 1 था, यहां पर भी लिख रहा हूं x की पावर 0। तो जहां जहां क्वेश्चन में 1 गिवन होगा, आप वहां पर उसके वेरिएबल के हिसाब से x टू द पावर 0 लिखोगे। डिफरेंशिएशन कहता था पार आगे लिखो और पार को एक कम कर दो, इंटीग्रेशन उसका उल्टा है। तो पार कम नहीं करनी, पार अब बढ़ानी है और बढ़ी हुई पार से डिवाइड करना है। रीजंस अभी क्लियर करूंगा, अभी पहला ही से समझा रहा हूं, तो अब इसके चक्कर में मत पड़ो कि ये कहां से आ गया, अभी आपको सब समझ में आएगा। बस मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, डिफरेंशिएशन में जहां चीजें कम करते थे, पार को कम करते थे, बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन उल्टा है, तो पार बढ़ा देना और बढ़ी हुई पार से डिवाइड करना। रीजंस अभी क्लियर करूंगा। ओके सर। 2 एज इट इज रहेगा, एक्चुअली में ऐसे लिखा जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ये ऐसे आएगा, x का इंटीग्रेशन करना है। 5 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा, रिजल्ट आएगा x टू द पावर 0 dx का इंटीग्रेशन करना है। हाँ जी, जैसे कि अभी समझाया, जो पार गिवन है उस पार को बढ़ा देना और बढ़ी हुई पार से डिवाइड कर देना। जो भी पार गिवन है बढ़ा देना और बढ़ी हुई पार से डिवाइड कर देना। यही कुछ यहां भी चल रहा था। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला पार्ट देख लो आप, लेफ्ट वाला सॉल्व करके y देने वाला है, राइट वाला इतना, और अगले वाला हटाई देता हूं, इतना आ रहा है। 2 से ये वाला पार्ट कट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये रिजल्ट आ रहा है। चलो टैली करते हैं, मैच हुआ? आप देख के बताओ मुझे, मैच हुआ? ऊपर एक बार चेक कर लो क्या है, y इक्वल टू ये वाला पार्ट क्या है, y इक्वल टू = एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहां चेक करना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ रहा है, ठीक है ना? यस सर। थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, वो जो ऊपर 8 आ रहा था वो 8 नीचे नहीं आ रहा, यही फर्क रह गया ना। वो 8 हाँ जी। रिवर्सल में पता भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये 8 0 में कन्वर्ट हो गया। 8 का जो रिजल्ट था वो 0 बन गया, और हमें गिवन है ये वाला पार्ट, ऊपर के बारे में पता नहीं, बताया नहीं है हमें। हमें गिवन है नीचे वाला पार्ट, 0 वाला पार्ट। अब ये 0 कन्वर्ट होकर के 8 आएगा, 7 आएगा, -11 आएगा, मुझे क्या पता। इसीलिए आंसर में इतना लिख दिया जाता है कि रहा होगा कोई कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पर c से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। हमें नहीं पता करना कि क्या कांस्टेंट था, बस था कोई कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट इसके बराबर है। तो सारे आंसर्स में आप देखते होगे कि जितने भी फंक्शंस हमें गिवन होते हैं, उसके अंदर बेसिकली आंसर में प्लस सी किया होता है, हर क्वेश्चन में प्लस सी किया होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं। हाँ जी, आप क्वेरी ले सकते हो, जो दिक्कत है आप पूछ लो। आप ऐसा समझ लो, क्वेश्चन ये है कि इनका क्या हुआ, इसका और इसका क्या हुआ, क्योंकि रिजल्ट सीधा ये आ रहा है। बच्चे आप ये समझ लो कि ये डिफरेंशिएशन है, ये एंटी डिफरेंशिएशन है। अभी के लिए इतना समझ लो, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास इसका इंटीग्रेशन बच जाएगा। ऐसा होता नहीं है कुछ, बस आप अभी के लिए समझ लो कि हाँ जी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको बेसिकली उसका इंटीग्रेशन करके, जो आया है ये इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन करके लिख देना है। कशिश क्लियर है इतना? चल, डिफरेंशियल इक्वल, हाँ राघव, डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू डिफरेंशिएशन ही होता है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर डिफरेंशिएशन की टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स आ गया, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। सेकंड ऑर्डर होगा तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है? हाँ बच्चे, अब एक बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल। शुक्र है हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का उल्टा करना है, यानी डीवा बाई डीएक्स निकाल रखा होगा और उसका उल्टा करके आपको इस इक्वेशन तक जाना है। अच्छी बात है कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इनका उल्टा हमें नहीं करना। फोर्थ से पहले सेकंड पे जाता, थर्ड पे जाता, थर्ड से सेकंड पे, सेकंड से फर्स्ट पे, फर्स्ट से जनरल इक्वेशन पर। शुक्र है ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है ना? तो अपने लिए आसान है कि जो वैल्यूज गिवन है उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अगर समझ लिए जाएं तो आप आराम से इंटीग्रेट कर पाओगे। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हुई सबको? हाँ बच्चे,
Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हुए जरा। अच्छा, मैथमेटिक्स के फंक्शंस पर आते हैं। सेकंड एंड थर्ड सिलेबस से कट गया। बच्चे कार्तिक, क्या सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइजेस की? नहीं, सेकंड एंड थर्ड सिलेबस से नहीं कटा, इस लेवल पर हमारे लिए नहीं है। ये जब आप आगे कॉलेज लेवल पे पढ़ोगे तब आपको कराया जाएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सब। हाँ जी, आगे बढ़ते हो जरा। और क्या डाउट है? हाँ दीप्ति सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, सी हर इक्वेशन में लिखा जाएगा। चलो शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में टोटल कितने फंक्शंस होते हैं? हाँ जी बताना जरा एक बार। अमन ने बता दिया, वेरी गुड अमन। 5 होते हैं। Five. आइलेट, और इसका बहुत रोल है, Five. इस पर पूरी एक टाइप बेस्ड है आइलेट। आइलेट में आई का मतलब होगा इनवर्स फंक्शंस, एल का मतलब लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल। आज हम यही सीखने वाले हैं कि बेसिक इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है। हाँ जी, जिन लोगों ने बुक नहीं लिया ले जाना बुक, क्योंकि बुक का काम तो पड़ेगा ही अब। और बुक में जगह जहां जहां छोड़ी है ना, आप बुक के अंदर ही नोट करना। आपको सेकंड बुक इस तरीके से बना के दी है कि पेपर के टाइम पर आप सिर्फ सेकंड बुक से रिवाइज कर लो, जगह इतनी छोड़ी है उसके अंदर। देखो सबसे पहले आते हैं इनवर्स पर। इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा था हमने, फ्रैक्शंस में होता था कुछ, याद तो करना पड़ेगा। बिना याद किए अगर ये चीजें याद नहीं होंगी ना, डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन भूलो। इतना टिप्स पे होना चाहिए कि देखते ही समझ में आए कि हाँ इसका इंटीग्रेशन ऐसा कुछ होगा। चलो बोलो क्या था इसका? 1/, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। पेयर बना लेते पहले तो। इनवर्स में पेयर थे, साइन की कॉपी था कॉस, ये पहला पेयर। अच्छा टैन की कॉपी कौन था? नालायक सीकेंड। हाँ जी, टैन की कॉपी कौन था? कॉट था। उस दिन भी समझाया, मतलब पहले भी समझा चुका हूं कि हर सी वाला एक पार्ट किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। जैसे साइन के साथ कॉस वाला, टैन के साथ कॉट वाला, और सीकेंड के साथ कोसीकेंड वाला। मैं नोट करवा देता हूं, आज टोटल 35 बच्चे प्रेजेंट है, 35 प्रेजेंट है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, जो नालायक नहीं पढ़ेंगे देखना जरा, यहां से गायब होकर के 20-25 रह जाएंगे। साथ साथ पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको भी पता नहीं है, इस चैप्टर में बहुत बल्क इकट्ठा हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे फॉर्मुलेज, बहुत सारे ट्रिक्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। जब तक आप इसे कॉन्स्टेंटली रिवाइज नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर आपके दिमाग में नहीं जाने वाला, इसलिए प्रैक्टिस तो करनी है, ठीक है? चलो Okay, शुरू sir. करते हैं। साइन का हो गया, साइन के जैसा ही कॉस वाला है, बस आपको इतना बताना है, सिर्फ इतना समझाना है आपको। डिफरेंस क्या है दोनों में? हल्का सा फर्क है, वो डिफरेंस क्या है, किस बात का? -1 माइनस। Super minus. टेन की बात करें तो 1/1 + x स्क्वायर। वेरी गुड। 1/1 plus कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1. बिल्कुल सेम कॉपी करना, वेरी गुड। और सेम कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाएगा -1/1 में 1 + x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक जवाब। आगे सेकंड का बताओ, सेकंड में क्या होगा? 1/√1 + x स्क्वायर। क्या गलती कर? 1/x आएगा अंडर रूट में, आगे x minus 1 minus x square. x square minus 1 x - 1 भी गलत हो और 1 - x स्क्वायर भी गलत हो, और मैंने ये भी गलत लिखा हुआ है। हाँ जी, इसको सही करो। x स्क्वायर -1 x स्क्वायर + x1। प्लस वालों नालायक को थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लो भाई, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। साइन का याद रखना, उल्टा करना है। साइन का रेसिप्रोकेशन होता है ना, सीकेंड और कोसीकेंड, साइन कॉस के रेसिप्रोकेशन है ना। तो अगर ऊपर 1 - x स्क्वायर है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, x स्क्वायर -1। याद रखना, इससे थोड़ा हिंट ले लो। अब ये तो था डिफरेंशिएशन।
जिनके पास बुक है वो बुक के अंदर ही नोट करो, जगह दे रखी है मैंने वहां पर, ठीक है। स्टार्टिंग के पेज पे चेक करो, जगह है आपके पास। अब आते हैं इंटीग्रेशन पर कि इंटीग्रेशन किसका पूछा जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब उल्टा करना होता है। इस बार किसका उल्टा होगा? आपके पास एक क्वेश्चन गिवन था, आपने उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर लिया, 1 upon क्या आ गया? under root 1 minus x. आपसे पूछ रहा हूं इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? 1 upon root 1 minus x. डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट का मुझे इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तो मैं यहां पहुंच पाऊंगा। इंटीग्रेशन में क्या सीख रहे हैं? जो डिफरेंशिएशन करके निकाला इसका उल्टा कर दिया जाए तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। यानी अब मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ जी, किसका? एक बार दोबारा बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ किसका? 1 upon under root 1 minus x. 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में एक टर्म भी आएगी, क्या? वेरी गुड। वो हमने dy by dx का dx यहां भेज दिया होगा ना, साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन के साथ। मैंने आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा ये बात में, अगर आपका पढ़ा हुआ आए ना कोई भी क्वेश्चन, तो ही आंसर लिखना। जरा सा भी चेंज हो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 4 आ जाए, सेम क्वेश्चन है ऊपर x आ जाए, जरा सा भी चेंज आ जाए, एक मिनट, हाँ जी, जरा सा भी चेंज आ जाए तो आपने वो नहीं करना, फिर कुछ और करना पड़ेगा। फिलहाल कोई चेंज नहीं है, जैसा हमने पढ़ा था बिल्कुल उसी फॉर्म में गिवन है, तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x। ये मैंने अभी पूरा नहीं लिखा, ये गलत है अभी भी। क्या ऐड करूं कि पूरा सही हो जाए? हाँ जी, dy D प्लस सी, ठीक है। हाँ जी, बात समझ आई यहां तक? इसके नंबर है तो इसकी आदत अभी से डालो कि आपको हर क्वेश्चन में ये कांस्टेंट ऐड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगर कभी आ जाए माइनस, हाँ बोलो, कहाँ गया? क्या कहा गया? जो d होता है हमारा, क्या होता है? तो जैसे डिफरेंशिएशन करने के बाद dy by dx होता है, उसका dx तो शिफ्ट हो गया, dy कहाँ पर जाएगा? अच्छा, अभी हम इक्वेशन को इंटीग्रेट करना नहीं सीख रहे हैं ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट अभी सॉल्व करें, राइट वाला पार्ट सॉल्व किया बस हमने खाली अभी, ठीक है ना। वो जो लेफ्ट वाले में dy इंटीग्रेट होगा वो तो जब हमें इक्वेशन गिवन होगा तो आप ये तब करना। अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस इतना सीखना है हमने, ठीक है। ओके सर। अभी इक्वेशंस गिवन होंगी तो इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, फिलहाल अभी पर्टिकुलर टर्म के इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, आरएचएस सीख रहे हैं खाली अभी हम। हाँ बच्चे, इसका पढ़ा हुआ है हमने, माइनस आता है तो हमने पढ़ा हुआ है, बताओगे इसका क्या होगा? cos inverse cos inverse x plus c. आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला वो सही निकाला गलत निकाला। इसको डिफरेंशिएट करके वापस ये आना चाहिए, क्या आएगा अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो? yes sir. बिल्कुल आएगा, c का 0 हो जाएगा, cos इनवर्स x का -1 अपॉन आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको बाय चांस ये याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को बाहर ले जाओ, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ना तो कभी डिफरेंशिएट हुआ है ना कभी इंटीग्रेट हुआ है, आपके पास बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स के बराबर होता है। ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना? हाँ जी, Yes. yes sir. पॉसिबल है ना ऐसे भी लिखना? चलो एक बात मुझे बताना जरा, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सोच करके कि अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या अभी भी इसे डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट आ पाएगा? बिल्कुल आएगा। माइनस तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, जब इसके डिफरेंशिएशन की बारी आएगी तो आप यहाँ पे 1 अपॉन ये लिखोगे और कांस्टेंट का 0 आ तो रहा है, बिल्कुल सेम, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो अगर मैं माइनस को बाहर कर देता हूं तो भी आप आराम से माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी लिखाओ, आंसर सही होगा, ठीक है। बस आपको इतना समझा रहा हूं कि आपको 6 के 6 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्लस वाले याद कर लिए तो माइनस वाले बाहर करके सेम अप्लाई कर दो,
ठीक है, चलो बताओ अगले वाला। tan इनवर्स का क्या आने वाला है? मतलब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/1 तो अब इस आंसर को अगर इंटीग्रेट किया जाए, इस आंसर को अगर हम इंटीग्रेट करें तो सॉल्व करने पर रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए? tan inverse x tan इनवर्स x plus c. वो टर्म जिसको सॉल्व करके रिजल्ट आता होगा, डिफरेंशिएट करके रिजल्ट आता होगा, वो मेरा आंसर बन जाएगा। सिमिलरली -1 में 1 + x² आ जाए अगर सॉल्व करने को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cot inverse x cot इनवर्स x। बट अगर माइनस को बाहर कर दिया जाए तो माइनस को बाहर करने के बाद बचेगा 1/1 + x²। उससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? tan inverse x हाँ जी, उससे क्या आ जाएगा? माइनस तो बाहर है। Minus tan inverse x plus c. वेरी गुड, -tan इनवर्स x + c। अगले वाला, अगर 1/x √x² -1 गिवन होगा, ध्यान से ना इसको तो याद ही कर लो। अगर ऐसा कुछ दिखे तो ये आपको पहले से पता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, घबराना मत कि हमने पढ़ा नहीं हुआ। ये ऐसा दिखेगा आने वाले क्वेश्चंस में, ये आने वाला है। बताओ क्या होगा इसका? अगर ये दिखे तो इसका आंसर क्या है? सेकंड इनवर्स। और अगर इसी के साथ माइनस आ जाए तो सीधा सीधा लिखा जा सकता है इसकी जगह पर कोसेकेंड इनवर्स x + c। या और क्या लिखा जा सकता है इसकी जगह पर? और माइनस कर दो बाहर, अंदर का पूरा फॉर्मूला सीकेंड जैसा बन जाएगा, साथ में +c। हाँ जी, क्लियर है यहां तक सबको? हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। sir. ऐसा तो है नहीं कि मतलब आज मैंने करवा दिया और आपको समझ आ गया, मतलब याद रह जाएगा फॉर्मूला, ऐसा नहीं है। टाइम लगाओ, घर पर जितना टाइम आप डिवोट करोगे उतना आपका इंटीग्रेशन अच्छा होने वाला है। नहीं तो कितने का 6 + 4, पिछली बार 10 नंबर का आया था। मान लो इस बार थोड़ी वेटेज बढ़ जाएगी ना, हर चैप्टर को फिर ज्यादा वेटेज मिलने वाली है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपके कम हो गए, टॉपिक कम हो गए हैं। तो उस हिसाब से ये 10 से 12 का अगर आता है तो आपके ये पूरे के पूरे 10 से 12 जाएंगे, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट पर। Okay, sir. ये हो गया आइलेट में आई वाला पार्ट। नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ जी, आइलेट का अगला फंक्शन कौन सा है? हाँ जी, log लॉग वाला। Log आपको बस लॉग का डिफरेंशिएशन बताना है, बहुत ही बेसिक लॉग फंक्शन का, यानी log x का डिफरेंशिएशन बताना है, क्या होगा? 1/x 1/x. अब हम किसको सॉल्व करेंगे? अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें? 1/x. यानी हमें आएगा, क्वेश्चन हमें दिखेगा 1/x की फॉर्म में। आप देख रहे हो ये दिख एल्जेब्रिक की तरह है। इवन ये वाले जो पार्ट्स है, ये वाले पार्ट भी एल्जेब्रिक की तरह दिख रहे हैं, इनवर्स वाले सारे। बट सॉल्व करने पर आंसर्स या तो इनवर्स में आया, या ये वाला पर्टिकुलरली सॉल्व करने पर लॉग की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो याद रखना, हमेशा जितना प्रैक्टिस करोगे उसी के बेसिस पर ही बता रहा हूं कि आपको दिखेगा भले एल्जेब्रिक, आप रूल भी लगाने बैठ जाओगे एल्जेब्रिक के, बट फायदा कुछ भी नहीं होगा इसमें। ये लॉग वाला रूल ही काम करेगा, बाकी कोई रूल काम ही नहीं करेगा। ये बात आपको भी एल्जेब्रिक पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगी। हाँ जी, लॉग हो गया। अगला नंबर बोलो कौन सा है, मतलब अगला फंक्शन? Algebraic. मॉडुलस इसलिए आया है क्योंकि लॉग कभी नेगेटिव वैल्यूज का नहीं होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यूज का नहीं होता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का होता है। लॉग फंक्शन का डोमेन r+ है। ठीक है, चलो Okay, sir. आगे बढ़ते हैं जरा। लॉग के बाद अब बारी आती है एल्जेब्रिक फंक्शंस की। पहले आपको ना कुछ बेसिक एग्जांपल्स समझाता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर x³ ढूंढना हो तो इसका आंसर क्या होता था? डिफरेंशिएशन क्या होता था इसका? 3x²। 3x². ध्यान से सुनना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 1 मिनट से कम का टाइम है, जितना हो पाता है उतना करते हैं। 3x² dx इक्वल टू, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर तो पहले से पता है कि x³ आने वाला है। आंसर तो पहले से पता है ना x³ आने वाला है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके आता है। हाँ जी,